आज हम बात करेंगे भारत के 20 सबसे खतरनाक गैंग और उसके लीडर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 20 पर आते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग। भारत के कई हिस्सों में फैला ये गैंग शायद खतरनाक इसलिए माने जाते हैं कि इसका शिकारी आमतौर पर सबसे कमजोर लोग होते हैं, जैसे गरीब बच्चे, महिलाएं, बूढ़े। इस गैंग की कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती बल्कि पूरे नेटवर्क की है। ये कई राज्यों तक फैले होते हैं और कभी कभी ये देशों तक फैले होते हैं। इसकी शुरुआत सबसे छोटे स्तर पर होते हैं। गांव में जाकर बड़े बड़े सपने और बेहतर जिंदगी का लालच देके इन सबको लाया जाता है और शहरों में लाकर उन्हें जबरदस्ती मजदूरी करवाया जाता है और इन्हें अवैध काम में ढकेल दिया जाता है। इन गैंग की सबसे खतरनाक बात यह है, ये पूरे तरह से संगठित होते हैं। एक व्यक्ति लोगों को फंसाता है और दूसरा ट्रांसपोर्ट करता है और तीसरा आदमी उन्हें छुपा कर रखता है। इसी वजह से इन्हें पकड़ना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल होता है। पुलिस कुछ सालों से इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ पकड़ाते भी हैं, लेकिन यह समस्या आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है जरूरता और सतर्कता कितनी जरूरी होती है। अब आते हैं नंबर 19 की ओर, डीजल तस्करी गैंग। सीमा से लगे इलाकों में डीजल तस्करी एक अवैध बड़ा धंधा बन चुका था। इस गैंग की शुरुआत छोटे छोटे स्तर पर हुई। डब सस्ते डीजल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर मुनाफा कमाया। धीरे धीरे यह काम इतना बढ़ गया कि इससे पूरा नेटवर्क बन गया। ट्रक ड्राइवर, सप्लायर और बीच में कई लोग शामिल हो गए। ये गैंग अक्सर रात के समय काम करते थे और पुलिस से बचने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। इस धंधे में पैसा तो था लेकिन खतरा भी बहुत था। कई बार पुलिस के मुठभेड़ में गैंगवार और धोखे की घटनाएं सामने आई। यह दिखाता है कि अवैध धंधा से भले ही जल्दी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं होती। आज भी कुछ इलाकों में यह समस्या बनी हुई है, लेकिन सख्त निगरानी और कार्यवाही के कारण इस गैंग की ताकत पहले जैसी नहीं रही। अब आते हैं नंबर 18 की ओर, रेड सैंड तस्करी। दक्षिण भारत के जंगलों में मिलने वाली लाल चंदनों की लकड़ी इतनी कीमती होती है कि इसे लाल सोना कहा जाता है। इसी के लालच में कई लोग गैंग बना लिए। इन गैंग के अस्थायी लोग, मजदूर और बड़े तस्कर शामिल होते हैं। रात के अंधेरे में जंगल में पेड़ काटना, फिर उसे छुपा कर बाहर निकालना, यह सब बहुत जोखिम भरा होता है। कई बार तस्करों और पुलिस के बीच झपट होती है। कुछ घटनाओं में हिस्सा और जान माल का नुकसान होता है। यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, कैसे प्राकृतिक संसाधन का गलत इस्तेमाल पूरे सिस्टम को प्रभाव करता है। अब आते हैं नंबर 17 की ओर, ददुआ गैंग, बुंदेलखंड। थारों में एक समय ददुआ का नाम डर का नाम माना जाता था। उसी गरीबी और संघर्ष के बीच अपना रास्ता चुना। वह रास्ता अपराध की दुनिया में चला गया। ददुआ का गैंग अपहरण, लूट और हत्या के लिए कुख्यात था, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच उनकी एक अलग छवि थी। कुछ लोग इसे मददगार मानते थे। गिरोह का कठिन भूगोल पुलिस के लिए चुनौती बनता था, जिसमें गैंग लंबे समय तक सक्रिय रहा। आखिरकार पुलिस ऑपरेशन में इनका अंत हुआ। उसकी कहानी यह दिखाती है कि हालत कैसे किसी अपराध की ओर धकेल सकता है, लेकिन अंत में हमेशा दुखद ही होता है। अब आते नंबर 16 की ओर, निर्भय गुज्जर गैंग। बिहारों के जंगल में कई डकैत गैंग रहे, जिसमें निर्भय गुज्जर का नाम भी है। उसने अपने गैंग के साथ कई सालों तक अपने इलाके में दहशत फैलाया। उसकी गैंग अपहरण, फिरौती के मामले के लिए जाना जाता है। पुलिस और गैंग के बीच कई बार मुठभेड़ हुई है, लेकिन बिहारों का इलाका हमेशा उसके लिए सुरक्षित बन जाता था। समय के साथ पुलिस ने अपनी रणनीति बदल ली। अंत में उसे मार गिराया गया। उसकी कहानी चंबल की उस दौर की याद दिलाती है। कानून से ज्यादा डर डकैत का था। अब आते हैं नंबर 15 की ओर, फूलन देवी की गैंग। फूलन देवी की कहानी भारत की सबसे चर्चित कहानी में से एक है। एक गरीब परिवार में जन्मी एक लड़की फूलन ने अपने बचपन में ही अन्याय का सामना किया। बाद में वह चंबल के डकैत के साथ जुड़ गई और अपना गैंग बनाया। अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए कई अपराध किए, जिसमें से सबसे चर्चित घटना बेमई कांड रही। लेकिन उसकी कहानी अपराध तक सीमित नहीं रही। उसने सिलेंडर कर दिया और जेल भी गई और कई बार राजनीतिक दल में भी आई। उसकी जिंदगी यह दिखाती है कि एक इंसान के भीतर कितनी जटिलताएं हो सकती है। वह अपराधी भी हो सकता है और पीड़ित भी। अब आते हैं नंबर 14 की ओर, गोल्डन बाबर गैंग। पंजाब और विदेश तक फैला नेटवर्क गोल्डन बाबर के नाम से भी जाना जाता है। उसने विदेश में रहते हुए अपना प्रभाव भारत तक बना लिया। उसका गैंग सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। कई हाई प्रोफाइल मामले में उनका नाम सामने आया है। उसकी कहानी आधुनिक अपराध की है, जब इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन
ने अपराध को जटिल बना लिया। अब आते नंबर 13 की ओर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी कॉलेज राजनीतिक से शुरू होकर बड़े गैंगस्टर बनने तक की है। उसने युवाओं में ही अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका नेटवर्क कई राज्यों में फैल गया। जेल में रहने के बावजूद भी उसने गैंग को कंट्रोल किया, जो उसकी ताकत और नेटवर्क को दिखाता है। उसका गैंग वसूली, हत्या और गैंगवार के लिए जाना जाता है। उसकी कहानी यह भी दिखाती है कि कैसे युवा गलत रास्ते पर जाके बड़ा नुकसान कर लेते हैं। अब आते नंबर 12 की ओर, अतीक अहमद गैंग। प्रयागराज के अतीक अहमद का नाम लंबे समय तक राजनीतिक और अपराध दोनों में रहा। उसने गैंग बनाकर अपने इलाके में दबदबा बनाया। उसका नेटवर्क जमीन कब्जाने, वसूली और हिंसा के मामलों में शामिल है, लेकिन उसने अपना कदम राजनीतिक में भी रखा और विधायक बना। अंततः पुलिस कार्रवाई और कानूनी मामलों में उसका साम्राज्य खत्म कर दिया। उसकी कहानी यह दिखाती है कि अपराध और राजनीति का मेल कितना खराब होता है। अब आते नंबर 11 की ओर, मुख्तार अंसारी गैंग। पूर्वांचल में मुख्यतः अंसारी का नाम बरसों तक दबदबे के साथ लिया जाता था। उसने अपने गैंग के लिए व्यापार और ठेकेदार पर नियंत्रण किया। उसका प्रभाव इतना था कि वह जेल में रहते हुए चुनाव जीतता रहा, लेकिन लगातार कानूनी कार्रवाई और संख्यटी ने उसके नेटवर्क को कमजोर कर दिया। उसकी कहानी यह बताती है, शक्ति और डर से बने समाज हमेशा अस्थायी नहीं होते हैं। अब आते नंबर 10 की ओर, अनिल दुर्जान गैंग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में एक समय अनिल दुर्जान का नाम डर का प्रतीक बन चुका था। उसकी शुरुआत भी आम युवाओं की तरह हुई, लेकिन वह धीरे धीरे अपराध की दुनिया में उतर गया। शुरू में छोटे छोटे झगड़े और वसूली से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही उसने अपना गैंग बना लिया। उसका गैंग जमीन कब्जाने और ठेकेदारी में दबाव बनाने और दुश्मनों को खत्म करने के लिए जाना जाता है। धीरे धीरे उसका नेटवर्क इतना मजबूत हो गया कि स्थानीय लोग उसके नाम से डरने लगे। पुलिस ने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह लंबे समय तक बचता रहा। आखिरकार कई कार्रवाई और मुठभेड़ में के दौरान उसका अंत हो गया। उसकी कहानी यह बताती है कि अपराध का रास्ता शुरू में आसान लगता है, लेकिन अंत में हमेशा खतरनाक ही होता है। अब आते नंबर 9 की ओर, सुंदर भाटी गैंग। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम। उसने अपने गैंग के जरिए अपने इलाके में बहुत बड़ा दबदबा बनाया। शुरुआत में वह छोटे अपराध से जुड़ा रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आसपास के लोगों को एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया। उसका गैंग वसूली और जमीनी विवाद और भी गैंगवार में भी शामिल रहा। कई बार उसका नाम बड़े बड़े मामलों में सामने आया, जिससे उसकी छवि और भी खतरनाक होती गई। समय के साथ उस पर पुलिस ने शिकंजा कसा और कई केस में उसे सजा दिलवाया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अपराध की दुनिया में कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो, कानून से बचना बड़ा ही मुश्किल होता है। अब आते नंबर 8 की ओर, ब्रिजपाल तोयतिया गैंग। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के जगत में जाना जाता है। उसने अपने इलाके में एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो स्थानीय स्तर पर काफी प्रभावशाली बना। उसका गैंग मुख्य रूप से वसूली, धमकी इत्यादि विवादों में जाना जाता है। धीरे धीरे उसका नाम संगठित अपराधी के रूप में जानने लगा, लेकिन जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ा, पुलिस की नजर उस पर भी कड़ी होने लगी। अंत में कार्रवाई के कारण उसका नेटवर्क बहुत कमजोर होने लगा। उसकी कहानी हमें यह बताती है कि अपराध की दुनिया में सफलता अस्थायी होता है। अब आते नंबर 7 की ओर, ब्रजेश सिंह गैंग। मुंबई अंडरवर्ल्ड में ब्रजेश सिंह का नाम उस दौर में उभरा जब कई गैंग आपस में टकराते रहते थे। वह दाऊद इब्राहिम के विरोधी गैंग से जुड़ा रहता था और उसने अपने दम पर एक मजबूत गैंग का पहचान बनाया। उस गैंग का नाम खासकर वसूली और गैंगवार के लिए जाना जाता था। मुंबई के सड़कों पर उस समय कई गैंगवार हुई, जिसमें उसका नाम सामने आया। हालांकि उस समय के पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी ने उस गैंग को कमजोर कर दिया। उसकी कहानी हमें यह दिखाती है कि अंडरवर्ल्ड में प्रतिस्पर्धा कितनी खतरनाक होती है। अब आते नंबर 6 की ओर, छोटा शकील गैंग। डी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा था। वह दाऊद इब्राहिम का बड़ा करीबी माना जाता था और उसके कई ऑपरेशन संभालता था। उसका काम नेटवर्क को चलाना, लोगों को संपर्क बनाए रखना और बड़े फैसले को लागू करना, और वे पर्दों के पीछे रहकर काम करते थे, लेकिन उसकी ताकत बहुत बड़ी थी। कई मामलों में उसका नाम सामने आया, खासकर वसूली और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से जुड़े मामलों में आगे आया। उसकी कहानी हमें यह दिखाती है कि हर बड़े गैंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने नहीं दिखते, लेकिन उसकी ताकत बहुत होती है। अब नंबर 5 की ओर आते हैं, रवि पुजारी गैंग। रवि पुजारी की कहानी एक ऐसे अपराधी की है
जिसने फोन और तकनीकों का अपना हथियार बनाया। उसने विदेश में रहकर भारत के बड़े लोगों को धमकी दी और पैसे वसूले। उसका नेटवर्क बहुत फैला हुआ था और उसे पकड़ना पुलिस के लिए बहुत बड़ा चुनौती बन चुका था। कई सालों तक वह फरार रहा और लगातार अपने गैंग को चलाता रहा, लेकिन आखिरकार उसे गिरफ्तार कर भारत लाया गया। इसकी कहानी हमें यह बताती है कि अपराध चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, कानून के पकड़ से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। अब आते नंबर 4 की ओर, अब्बू सलेम गैंग। अब्बू सलेम का गैंग खासकर बॉलीवुड से जुड़े लोगों के लिए आता था। वह फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाता था और बाद में उसी के जरिए वसूली करता था। उसका नेटवर्क डी कंपनी से जुड़ा रहता था। उसने कई बड़े अपराध में हिस्सा लिया और लंबे समय तक विदेश में छिपा रहा, लेकिन अंततः पकड़ा गया। उसकी कहानी हमें यह दिखाती है कि अपराध और ग्लैमर की दुनिया का मेल कितना खराब होता है। अब आते नंबर 3 की ओर, अरुण गवाली गैंग। अरुण गवाली ने एक मुंबई के छोटे इलाके से शुरुआत किया और एक बड़ा गैंग बनाया। वह स्थानीय लोगों में अपना छवि मजबूत किया। उसका गैंग कई अपराधों में शामिल रहा, लेकिन उसने अपना कदम राजनीतिक में भी रखा और विधायक बन गया। उसने अपना कहानी को दिलचस्प बनाया। अंततः उसे कानून का सामना करना पड़ा और उसका प्रभाव खत्म हो गया। उसकी कहानी हमें यह बताती है कि छवि बदलने से सच्चाई नहीं बदल जाती है। अब नंबर 2 की ओर आते हैं, छोटा राजन गैंग। छोटा राजन की कहानी बदले और दोस्ती की है। उसने दाऊद इब्राहिम के साथ काम किया, लेकिन बाद में वह सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसने खुद को देशभक्त बताकर दाऊद के साथ लड़ाई शुरू की। कई सालों तक दोनों गैंग के बीच मुठभेड़ होते रहे। अंततः उसे गिरफ्तार कर भारत लाया गया। उसकी कहानी हमें यह दिखाता है कि अंडरवर्ल्ड में रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। अब नंबर 1 पर आते हैं डी कंपनी। अंत में आता है भारत का सबसे ज्यादा कुख्यात अपराधी नेटवर्क में एक, डी कंपनी। इसकी शुरुआत दाऊद इब्राहिम ने की थी, जिसने छोटे अपराध से लेकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध तक बना दिया। यह गैंग सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहा, इसने अपना नेटवर्क कई देशों में फैलाया। तस्करी, हवाला वसूली, कई बड़े अपराध में नाम सामने आया। 1993 ईस्वी में मुंबई के बम धमाके में कई बड़े देशों में इसका नाम सामने आया। इसके बाद दाऊद भारत छोड़ के बाहर चला गया। इसका नाम सबसे बड़े गैंगस्टर के रूप में आता है। डी कंपनी की कहानी एक सिर्फ गैंग की नहीं, बल्कि उस दौर की है जब अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था। यह कहानी बताती है कि अपराध से बना साम्राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका विनाशी होता है। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि सबसे खतरनाक गैंग कौन था, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ।